Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe to my channel and hit the bell icon for the latest update. So in this video, we will do chapter 10, Respiration in Organisms. So earlier 9 chapter I have provided you in description box. So if you want, you can see from there. So let us read the chapter now. One day, Buju was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन पूजू ईगरली वेट कर रहा था अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए जो कि टाउन में आने थे 1 साल बाद। वो बहुत ही जल्दी में था और वो उनको रिसीव करना चाहता था बस स्टॉप से। फिर वो जल्दी जल्दी पहुंचा और फिर वो बस स्टॉप के पास पहुंच गया कुछ ही मिनट्स में। वो बहुत जल्दी ब्रीथ कर रहा था। उसकी ग्रैंड मदर ने उससे पूछा कि वो इतनी जल्दी क्यों ब्रीथ कर रहा है। तो फिर बूजू ने उनको बताया कि वो ना रनिंग भाग के आ रहा था आपको पिक करने के लिए। पर ये क्वेश्चन उसके माइंड में स्टक हो गया कि रनिंग क्यों पर्सन को जल्दी से ब्रीथ करवाता है। तो ये आंसर बूजू के क्वेश्चन का इसी चैप्टर में लाई करता है। ब्रीथिंग एक पार्ट होता है रिस्पायरेशन का। अब हम आगे पढ़ेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। अब वह पहला टॉपिक हमारा वाई डू वी रिस्पायर, हम रिस्पायर क्यों करते हैं। चैप्टर 2 में आपने लर्न किया होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स से बनते हैं जिसको हम सेल्स कहते हैं। ये जो एक सेल है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है और ये जो फंक्शनल यूनिट है ना ऑर्गेनिजम्स का, तो मतलब ये सेल के बारे में हमको बता रखा कि वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है और फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स का। हर एक सेल ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। परफॉर्म करने के लिए ये सारे फंक्शंस सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है और जब हम खाना खाते हैं, सोते हैं या रीड करते हैं तब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है। पर ये जो एनर्जी है ये आती कहाँ से है? तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि एनर्जी आती कहाँ से है। अब हम आपको ये कहते हैं कि आपके पेरेंट्स ये कहते हैं खाना खाओ हर रोज़, क्योंकि फूड के अंदर एनर्जी होती है जो कि रिलीज़ होती है रिस्पायरेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। तभी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो रिस्पायर करते हैं एनर्जी पाने के लिए फ्रूट से। मतलब फ्रूट्स भी खा लो, फ्रूट से खा लो तो उसमें एनर्जी होती है कोई ना कोई। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर में ब्रीथ करते हैं, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होती है एयर जो हम ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हम ऑक्सीजन से करते हैं। ठीक है, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट करते हैं हर पार्ट्स में बॉडी के और सेल्स में भी। तो ये जो सेल्स हैं ना, सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जो है ना हवा में वो हेल्प करती है ब्रेक डाउन फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होता है ना ब्रेक डाउन फूड का, तो वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी। ठीक है, वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी, तो इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। जो सेलुलर रिस्पायरेशन है ना वो टेक प्लेस लेता है सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की सेल्स में। तो ये जो सेल है ना, सेल के अंदर फूड होता है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। वो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में भी। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। जब हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज का तब वो अकर करता है ऑक्सीजन के यूज़ का। जब मतलब कि जब खाना का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और फूड जब ब्रेक डाउन होता है बिना का ऑक्सीजन के तो इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है वो रिलीज़ होता है इस प्रोसेस से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और आपने ये भी आपको पता होगा कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि यीस्ट, वो सर्वाइव करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में। ठीक है, हवा के बिना वो ब्रीथ करते हैं, तो इसको हम एनारोब्स कहते हैं। इनको एनर्जी किससे मिलती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है ना तब वो ब्रेक डाउन हो जाता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसे कि प्रोसेस नीचे दिया हुआ है। देखो मेरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अब यीस्ट पढ़ते हैं। यीस्ट एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, वो रिस्पायर करता है एनारोबिकली दिस प्रोसेस। मतलब कि जो
यीस्ट होता है ना वो रिस्पायर करता है एनारोबिकली, और इस प्रोसेस मतलब कि इस प्रोसेस से यील्ड अल्कोहल, और अल्कोहल को यील्ड करता है। तो तभी इससे से तो हम वाइन बनाते हैं और बियर बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी मसल्स की सेल्स होती है ना वो भी रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, पर कुछ टाइम के लिए। जब एक टेम्परेरी डेफिशिएंसी होती है ना ऑक्सीजन की, तब तो अब जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, जैसे कि फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग मतलब और हैवी वेट लिफ्टिंग, तो ये जो डिमांड्स है ना ऑक्सीजन एनर्जी की वो बहुत ज़्यादा हमको चाहिए होती है। जब भी जो ऑक्सीजन मतलब कि एनर्जी चाहिए होती है हमें बहुत ज़्यादा, जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं हैवी एक्सरसाइज, तो ये जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है ना वो ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी, तब वो लिमिटेड हो जाती है। तो ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना वो टेक्स प्लेस करता है इन मसल सेल्स में, फुलफिल करने के लिए उनकी डिमांड एनर्जी की। तो देखो ये रहा ना प्रोसेस, देख सकते हैं आप। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी वंडर किया है कि आपको मसल क्रैम्प कब होते हैं, आपको मसल क्रैम्प क्यों होते हैं वे एक्सरसाइज में? तो ये जो क्रैम्प है ना ये अगर तब करते हैं जब मसल सेल्स जो है ना रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली। तो ये जो पार्शियल ब्रेकडाउन होते हैं ना ग्लूकोज का, वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, लैक्टिक एसिड। तो ये जो एक्यूमुलेशन होता है ना लैक्टिक एसिड का, वो मसल क्रैम्प कॉज करता है। जब हमें रिलीफ तभी हमें रिलीफ मिलता है इन क्रैम्प से, जब आप हॉट वाटर में बात कर लेते हैं या फिर मसाज करवा लेते हैं। तो आप गैस कर सकते हैं क्यों? क्योंकि जो हॉट वाटर बाथ है या फिर मसाज है वो इम्प्रूव करता है आपके ब्लड के सर्कुलेशन का। तभी रिज़ल्ट क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का सप्लाई है ना मसल सेल से वो इंक्रीज़ हो जाता है। ये जो इंक्रीज़ होते हैं ना सप्लाई में ऑक्सीजन रिज़ल्ट का, वो ब्रेक डाउन करता है किसका, लैक्टिक एसिड का, किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, ठीक है। तो हम ब्रीथिंग का करते हैं। डू दिस एक्टिविटी अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर, मतलब कि एक्टिविटी आप टीचर के अंडर करना, ठीक है। अब अपनी नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो कस के, और देखो तो अब क्या फील करते हो कुछ समय बाद। तो हाउ लॉन्ग यू, मतलब कि आप कितनी देर तक अपने नोज़ और अपना मतलब कि माउथ कितनी देर के लिए बंद करते हो। नोट डाउन करो उनका टाइम कि आप कितनी देर तक ब्रीथ करें। तो अब आपको पता चल गया हो कि आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे बहुत ही लंबे समय के लिए, क्योंकि ब्रीथिंग का मतलब है कि एयर को अंदर लेना ऑक्सीजन के और बाहर छोड़ना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी हेल्प से, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से। तो जो टेकिंग इन द एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन, ठीक है। तो जब हम एयर को अपने अंदर लेते हैं बॉडी के, मतलब कि एयर में ऑक्सीजन रिच होता है और जब हम इसको बॉडी में लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन। और जब हम आउट करते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम इसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है पूरे समय के लिए हमारी लाइफ में जब तक हम जी रहे हैं। तो ये जो जब नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, जब पर्सन ब्रीथ करता है 1 मिनट तक तो हम इसको ब्रीथिंग रेट कहते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो ये ऑल्टरनेटली टेक्स प्लेस कर देता है, क्योंकि जो ब्रीथ का मतलब है ना 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन, ठीक है। तो वुड यू लाइक टू फाइंड आवर ब्रीथिंग रेट? तो क्या आप ये जानते हो कि आपकी ब्रीथिंग रेट क्या है? अगर आपको क्या आप जानते हैं कि ये जो कांस्टेंट है या फिर मतलब कि डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ अ कांस्टेंट? क्या आप नो करना चाहते हो कि कांस्टेंट है या फिर ये जो चेंज है ना रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ अ बॉडी, या फिर ये चेंज है हमारी बॉडी के लिए अकॉर्डिंग? तो हम फाइंड आउट करेंगे फॉलोइंग एक्टिविटी से। तो हमको एक्टिविटी दे रखी है इसको गेस करने के लिए। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, तो हमें ये हम नहीं है ये अवेयर कि हम ब्रीथ कर रहे हैं। However, if you try, you can count your rate of breathing. अगर
आप ट्राई करोगे तो आप अपनी ब्रीथिंग रेट फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो ब्रीथ इन और आउट हम नॉर्मली करते हैं ना, तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब एक सेकेंड, मतलब कि आप सांस लो और छोड़ो आराम आराम से, ठीक है। तो अब आप ऐसे ही देखो कि आप कितना ब्रीथिंग इन कर रहे हो और ब्रीथिंग आउट कर रहे हो। मतलब कि आप टाइमर लगा दो अपने फ़ोन पे या फिर वॉच में, और आप ब्रीथ करते हो नॉर्मली, और फिर आप देखो कि आपकी ब्रीथिंग रेट कितनी है, ठीक है। तो डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स यू एक्सहेल, तो मतलब आपने कितनी नंबर एक्सहेल करा और उतने ही नंबर इनहेल करा, तो आप देखो और काउंट करो अपने ब्रीथ रेट। तो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हो कि आपकी इनहेलेशन ज़्यादा थी कि एक्सहेलेशन, या दोनों इक्वल थी। अब अपनी ब्रीथिंग रेट को काउंट करो एक ब्रिस्क वॉक के पास या फिर रनिंग के बाद। अब रिकॉर्ड करो अपनी ब्रीथिंग रेट जब आप ये फिनिश कर लो या और रेस्ट के बाद, और अपनी फाइंडिंग्स कंपेयर करो, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन और अपने क्लासमेट्स के साथ भी, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा कि जब पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए जब वो ब्रीथ करता है फास्टर, तो रिज़ल्ट जो ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाइड होती है हमारे सेल्स में, और ये स्पीड अप कर देती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो डज दिस एक्सप्लेन दैट वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, तो क्या ये एक्सप्लेन करता है कि हम हंग्री क्यों हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी के बाद। व्हेन यू फील ड्रोजी, मतलब कि ड्रोजी मीन्स लेज़ी, जब आपको लेज़ी फील करते हो तो ये जो ब्रीथिंग रेट है आपकी धीरे धीरे रुक जाती है, तो फिर आपकी बॉडी सफिशिएंट ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक टेबल दे रखा है। टेबल में आप जैसे कि आप अपनी क्लासमेट का नेम लिख सकते हो और ख़ुद का, और अपनी नॉर्मल ब्रीथिंग रेट भी लिख सकते हो। ये जस्ट एक एक्टिविटी है कि आप पता लगा सको कि मतलब कि आपका या आपके फ्रेंड का ब्रीथिंग रेट कब है, रनिंग के बाद, रेस्ट के बाद, ब्रिस्क वॉक के बाद नॉर्मल कितना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो अभी हम पढ़ते हैं, ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एंड आउट 15-18 मिनट्स इन अ मिनट। तो जब मतलब कि एवरेज में एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग रेस्ट करता है, मतलब कि रेस्ट का मतलब कि जब ब्रीथ वो धीरे धीरे करता है ब्रीथ 15 से 18 टाइम्स 1 मिनट में, ठीक है। और जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो ब्रीथिंग रेट है ना वो इंक्रीज भी हो जाता है 25 पर मिनट। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो ये हम ब्रीथ फास्ट करते हैं और हम ब्रीथ डीप लेते हैं और इनहेल भी ज़्यादा ऑक्सीजन करते हैं। तो ये आप देख सकते हो फिगर 10.3 आपको बता सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो आप कैरी कर सकते हैं नॉर्मल में। देखो जैसे कि ये गर्ल ब्रिस्क वॉक कर रही है, ये अंकल भी ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, ये लेडी कपड़े धो रही है, ये बॉय बुक पढ़ रहा है, ये मैसोन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा है, ये रेस्ट कर रहा है। तो ये आपको दिखाना है कि आपकी डेली की लाइफ लाइन भी ऐसी होती होगी शायद, जैसे कि आप ब्रिस्क वॉक पे जाते होगे, है ना, वॉकिंग कर रहे हो या फिर स्लीपिंग कर रहे हो या फिर कपड़े धो रहे हो या स्टडिंग कर रहे हो, तो हो सकती है आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या अब आप क्या आप ये कह सकते हो कि कौन सी एक्टिविटी ब्रीथिंग रेट को स्लोएस्ट करती है और कौन सी फास्टर करती है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको इसका आंसर पता हो तो। अब असाइन करिए नंबर्स पिक्चर्स में कि किसकी इंक्रीजिंग रेट है और किसकी, मतलब कि देखो जैसे कि इसकी इनके कितनी रेट होगी ब्रीथिंग की। सिर्फ ये वॉक करी हैं, ये रनिंग करी है ब्रिस्क वॉक, मतलब कि ये दोनों ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, ये स्लीपिंग कर रहे हैं, तो इनकी कितनी होगी ब्रीथिंग रेट, इनकी कितनी होगी, इनकी हाई होगी, इनकी लो होगी, इनकी लो होगी, इनकी फास्ट होगी, इनकी लो, इनकी फास्ट, ठीक है। तो हम वैसे बता सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम लर्न करते हैं कुछ मैकेनिज़म्स के बारे में ब्रीथिंग के लिए, ठीक है।
जब हम एयर को अंदर लेते हैं अपने नॉस्ट्रिल से, और जब हम एयर मतलब कि हम सांस किससे लेते हैं, अपनी नाक से, ठीक है। और जब हम इनहेल करते हैं एयर को, जो कि पास करता है हमारी नॉस्ट्रिल्स में से नसल कैविटी में, ठीक है। नसल कैविटी से सीधा जो एयर है ना वो लंग्स में जाती है। किससे? विंड पाइप से। ये लंग्स किस में प्रेजेंट होती है? हमारी चेस्ट कैविटी में। और ये जो कैविटी है ना वो सराउंड करती है रिब्स से हमारी साइड्स में। ये जो लार्ज मस्कुलर शीट होती है ना, इसको हम डायफ्रैगम कहते हैं, वो चेस्ट का फ्लोर बनाती है, ठीक है। और ये जो ब्रीथिंग है ना वो इन्वॉल्व करती है मूवमेंट डायफ्रैगम और रिब केज का। जब हम सांस लेते हैं तो रिब्स हमारी ऊपर चल जाती है और डायफ्रैगम नीचे आ जाता है। तो जो मूवमेंट होती है ना वो इंक्रीज़ करती है हमारी चेस्ट कैविटी की स्पेस और लंग्स में जितने भी एयर जाती है। तो ये जो लंग्स है ना वो फुलफिल हो जाती है एयर से। जब एक्सहेलेशन होती है ना तो रिब्स जो है ना वो डाउनवर्ड जाती है और इनवर्ड जाती है। जब डायफ्रैगम अप की तरह चल जाता है तो फिर ये फॉर्मल पोजीशंस, ठीक है, मतलब कि ऊपर से फॉर्मल पोजीशन पे बना देता है। तो ये रिड्यूस करता है चेस्ट कैविटी का साइज और एयर जो कि उसमें पुश होती है लंग्स से। तो ये जो मूवमेंट होती है ना हमारी बॉडी में ये इजीली फेल्ट करती है, ठीक है। अब आप एक डीप ब्रेथ लो और अपने पाम को एब्डोमेन कर लो, एब्डोमेन के ऊपर अपना पाम रख दो और मूवमेंट फील करो एब्डोमेन की, ठीक है। जब आपने लर्न किया होगा कि जो ब्रीथिंग जो है ना वो चेंज हो जाते हैं हमारे साइज में जब हम ब्रीथ करते हैं, और जो चिल्ड्रन है ना वो उसमें इन्वॉल्व करते हैं चेस्ट एक्सपेंशन का। देखो जैसे कि यहाँ पे नसल कैविटी से अंदर गई ऑक्सीजन, तो फिर वो इधर जाएगी, रिब्स फूल जाएगी, डायफ्रैगम अंदर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम आगे करते हैं। स्मोकिंग हमारे लंग्स के लिए डेंजरस हो जाता है और स्मोकिंग जो है ना वो कैंसर भी कर सकता है, तो तभी हम इसको अवॉइड करते हैं। एवरीवन वॉज बूस्टिंग, हर बूस्ट करता है जब वो एक्सपैंड करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये एक्टिविटी कैसे कर रहे हो अपनी क्लासमेट के साथ, ठीक है। जो एयर हमारे अभी ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं, जो एयर हमारे अराउंड होती है ना उसमें बहुत सारे टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि स्मोक, डस्ट, पोलन्स और भी बहुत सारे, ठीक है। तो जब हम इनहेल करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं ना वो ट्रैप हो जाते हैं हमारे हेयर में, जो हमारी नसल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, मतलब नॉस्ट्रल्स में। कभी कभार जो पार्टिकल्स हैं ना वो पास हो जाते हैं इन नसल कैविटी के हेयर से, तो तभी हम इरिटेट करते हैं वो हमारी कैविटी में, कैविटी की हमारी लाइन में, ठीक है। तो रिजल्ट ये होता है कि जो हम स्नीज़ करते हैं, हम छींक कर देते हैं, ये जो स्नीज़ हम करते हैं ना उसमें भी बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स निकलते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, जो कि हम एयर को इनहेल करते हैं। और जो डस्ट है ना वो डस्ट फ्री होते हैं और वो क्लीन करते हैं एयर को जो हमारी बॉडी में एंटर करती है। जब आप स्नीज करो तो अब अपने नोज़ पे हाथ रखो, नहीं तो फॉरेन पार्टिकल दूसरे पर्सन पे भी चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कितना चैप्टर बचा है। 3 पेजेस बचे हैं, तो भी हाँ 2 मिनट पे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप एक डीप ब्रेथ लो और मेजर करो अपने चेस्ट की साइज़ का टेप से और रिकॉर्ड करो अपने ऑब्जर्वेशन टेबल 10.2 में। मेजर करो उसका साइज़ चेस्ट कैविटी का। जब आप एक्सपैंड करो और इंडिकेट करो अपने क्लासमेट को कि एक्सपैंड चेस्ट कब होती है। तो आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि जो मैकेनिज़म्स है ना ब्रीथ करने का एक सिंपल मॉडल से। अब आप एक वाइड प्लास्टिक बॉटल लो और उसमें से बॉटम का हटा दो और वाई शेप की ग्लास बना दो या फिर प्लास्टिक ट्यूब बना दो। उसमें लिड की मतलब कि लिड के यहाँ पे होल बना दो, ठीक है, कि वो पास हो जाए। और उसमें फॉग कर दो, फॉग डैम बना दो ट्यूब के, और उसमें फिक्स कर दो 2 डिफ्लेटेड बैलून्स, ठीक है। और उसको इंट्रोड्यूस करो ट्यूब को बॉटल में, जैसे कि आपको फिगर 10.7 में शो कर रखा है। अब बॉटल कैप लगा दो और उसको सील कर दो कि वो एयर टाइट हो जाए। अगर ऊपर करना है बेस से तो फिर आप बॉटल को टाई कर दो थिन रबर बैंड से या फिर प्लास्टिक शीट से,
या फिर एक लार्ज रबर बैंड से। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं ये एक्टिविटी। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। देखो जैसे कि आपको दिखाया ना, ऐसे कर सकते हो आप। वाई शेप का बना दो। ठीक है, देखो वाई शेप का बन गया। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि अंडरस्टैंड, अगर हमको अंडरस्टैंड करना है ना ये एक्सपेंशन लंग्स का, पुल कर दो रबर शीट को बेस से और डाउनवर्ड्स और बैलून्स को देखो, पुश कर दो रबर प्लास्टिक शीट को ऊपर की तरफ और ऑब्जर्व करो बैलून्स। ठीक है, तो क्या आपको चेंज दिखता है बैलून्स में? तो क्या ये बैलून्स मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये जो रबर शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? तो आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जो मैकेनिज़म्स है ना, ब्रीथिंग के मैकेनिज़म्स का है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। व्हाट डू वी ब्रीथ, हम क्या ब्रीथ करते हैं? एक आप सिलेंडर लो, ठीक है, क्लीन टेस्ट ट्यूब लो या फिर एक ग्लास प्लास्टिक बॉटल ले लो और उसमें होल बना दो लिड में और उसको बॉटल प्लेस कर दो। उसमें कुछ लाइम वाटर डाल दो टेस्ट ट्यूब में और उसमें एक प्लास्टिक स्ट्रॉ इंसर्ट कर दो। ठीक है, इंसर्ट कर दो होल से लिड में। ठीक है, और उसमें लाइम वाटर को डिप कर दो। अब ब्लो करो जेंटली स्ट्रॉ को कुछ टाइम के लिए। तो क्या ये जो चेंज है ना इसमें अपीयरेंस में, तो क्या आप देख सकते हो कि चेंज आया अपीयरेंस मतलब लाइम वाटर के अंदर? तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ये चेंज। आपको चैप्टर 6 में प्रोवाइड किया हुआ है मैंने, वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन ये आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आप अवेयर होंगे कि जो एयर है ना, जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वो मिक्सचर होता है गैसेस का। तो हम क्या एक्सहेल करते हैं? तो क्या आप एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हो या फिर आप मिक्सचर ऑफ गैस करते हो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? यू मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जब आप एक्सहेल करते हो मिरर में, तो ये जो फिल्म है ना कुछ मॉइस्चर आ जाते हैं सरफेस में, और ये जो तो फिर और कुछ कुछ ड्रॉपलेट्स भी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, आ जाती है। तो हम आगे देखते हैं। ये जो परसेंटेज होता है ना ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल्ड और एक्सहेल्ड में, जैसे कि इनहेल्ड में और एक्सहेल्ड में, ये हमारी लंग्स होती है। एक्सहेल्ड एयर इतनी, ऑक्सीजन इतनी, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो इतनी जाती है और एक्सहेल करते तो इतनी जाती है। ठीक है, तो अब दूसरे ऑर्गेन्स और एनिमल्स भी ब्रीथ करते हैं। एक सेकेंड। एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट, लायन, काऊ, गोट, ये सारे एनिमल्स उनके पास लंग्स होती है चेस्ट में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की। तो अदर ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं? तो क्या उनके पास भी सिर्फ लंग्स होती है? अब हम कॉकरोच का पढ़ते हैं कि कॉकरोच के पास ना स्मॉल ओपनिंग होती है उनकी बॉडी के साइड में, और कुछ इंसेक्ट्स के भी कुछ कुछ ओपनिंग्स होती है। ठीक है, ये जो ओपनिंग्स को हम स्पिरिकल्स कहते हैं। तो ये जो इंसेक्ट है ना उनके पास एक नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब होता है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। वो इनको हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। तो ये जो ऑक्सीजन जो रिच होती है ना वो रेस्ट हो जाती है स्पेरिकल्स में, ट्रैकिया ट्यूब्स के अंदर, और फिर वो डिफ्यूज़ करती है बॉडी के टिश्यू में और वो रीच कर जाती है सेल्स में उनकी बॉडी में। तो तभी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना सेल्स में, वो ट्रैकिया ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं और मूव्स आउट करते हैं स्पेरिकल से। तो ये जो एयर ट्यूब्स होते हैं ना या फिर ट्रैकिया जो उसमें फाउंड होती है इंसेक्ट में, वो अनदर ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का। अब वुड यू वांट टू नो इफ़ कॉकरोच, स्नेल, फिश, अर्थवॉर्म, एंड्स, मॉस्किटो के पास भी लंग्स होती है? तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि इनके पास होती है या नहीं। ठीक है, तो पूजू ने टेलीविज़न में देखा कि जो वेल्स और डॉल्फिन होती है ना वो ऊपर आ जाती है वाटर के सरफेस में और वो रिलीज़ कर दिया फाउंटेन वाटर समटाइम्स। तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं क्या वो सच्ची में होती है ऐसे? अब हम ये पढ़ते हैं ब्रीथिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर ब्रीथ करना। तो कैन वी ब्रीथ इन वाटर, हम वाटर के अंदर ब्रीथ कर सकते हैं? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, पानी में ब्रीथ करते हैं। वो ब्रीथ किससे करते हैं? तो आपने क्लासेस में स्टडी किया होगा कि जो गिल्स है ना फिश की, वो उनको हेल्प करती है
ऑक्सीजन को यूज़ करने में जो कि पानी में डिज़ोल्व होती है। तो ये गिल्स है ना, कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे स्किन में, और आपने ये वंडर किया होगा जो गिल्स है ना वो हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में। ये गिल्स जो होते हैं ना वो वेल सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से चेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्लांट कैसे इंस्पायर करते हैं। जैसे कि अदर ऑर्गेनिजम्स इंस्पायर करते हैं, प्लांट भी इंस्पायर करते हैं, और आपने क्लासिक में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो एक करते हैं ऑक्सीजन को जो कि एयर में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। सेल्स में ऑक्सीजन यूज़ होती है जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, और भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के साथ है, ठीक है। तो ये प्लांट्स में हर एक पार्ट इंडिपेंडेंट होता है, वो टेक करता है ऑक्सीजन एयर से और गिव आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि चैप्टर 1 में कि जो लीव्स होती है ना प्लांट की, उनके पास एक टाइनी पोर्स होती है जिसको हम स्टेमेटा कहते हैं, वो उनको हेल्प करती है कि वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे दूसरे लिविंग सेल्स होते हैं ना, प्लांट्स की जो रूट्स होती है ना, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होती है एनर्जी को जनरेट करने के लिए। ये जो रूट्स होती है ना एयर में, वो फ्रॉम एयर, ये जो है ना मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पे है स्पेस थोड़ी सी सॉइल पार्टिकल्स, तो इसके अंदर जो है ना ये लो ये सारी एयर की स्पेस इसमें फिल्ड हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे भी एयर दिखती है वहीं फिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आप गेस कर सकते हो कि क्या होता है जब एक पॉटेड प्लांट ओवर वाटर हो जाता है। तो इस चैप्टर में आपने लर्न किया होगा कि जो रिस्पायरेशन है ना वो एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है रिस्पायर करने के लिए, ठीक है, और जीने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो मैं चैप्टर 1 to 9 आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।